कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर सुन सकते हैं। और आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने, तभी कहानी सुनने में मज़ा आएगा। और सुनने के बाद लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ईशानी अथर्व को वो इतने गुस्से में खड़े देखकर डर जाती है। तभी अथर्व फुर्ती के साथ उसके पास जाकर उसका गला पकड़कर दीवार से लगा देता है और अपने गुस्से भरी आवाज़ में गरजते हुए बोलता है, अथर्व कौन था वो आदमी? बोल, नहीं तो आज ही तेरा आखिरी दिन होगा, बोल जल्दी। ईशानी जिसका दम घुटने लगा था, लेकिन उसने अपनी टूटती आवाज़ में कहा, ईशानी किसकी बात कर रहे हो? अथर्व, अच्छा तो अभी तक समझ नहीं आया? कितनों के साथ हाथ में हाथ डालकर बात करती हो जो याद ही नहीं आ रहे? अथर्व को गुस्से में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि ईशानी बेहोश होने वाली है। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अपने गुस्से में ईशानी को हर्ट कर रहा है। उसने तुरंत अपना हाथ हटा दिया। ईशानी उसके छोड़ते ही गिरने लगती है, लेकिन अथर्व फुर्ती से उसे पकड़ लेता है और उसे वहीं रखी कुर्सी पर बिठा देता है। दूसरी ओर जिस आदमी का ईशानी ने इलाज किया था उसे होश आ गया था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे अपने सामने खड़े शख्स को देखकर डर गया। वो कुछ बोलता तभी उस आदमी ने अपने हाथों में ली गन से उसके सर पर शूट कर दिए। जिसने उसे शूट किया था उसके पास खड़े आदमी ने पूछा, सर जब इसे मारना ही था तो आपने इसे बचाया क्यों था? सर, इसको जितना जीना था ये जी लिया और मेरा काम भी हो गया। काम खत्म, आदमी खत्म। ये बोल वो एक डेविल इस्माइल के साथ चला गया। आदमी भी उसके साथ चला गया। गन में साइलेंसर की वजह से किसी को आवाज़ नहीं आई। इधर ईशानी को अथर्व ने पानी पिलाया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बोला, तुम ठीक तो हो ना? ईशानी उसे कुछ कहती बस अपनी भरी आंखों से अथर्व को देख रही थी, जिसके चेहरे पर उसके लिए चिंता की लकीरें थी। ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि ये वही आदमी है जिसने अभी कुछ देर पहले उसे लगभग मार ही दिया था। अब ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे वो उसके लिए कितनी स्पेशल है। ईशानी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर झुका लेती है। उसकी आंखों में भरे आंसू उसकी गालों पर लुढ़काते हैं। अथर्व कुछ बोलता तभी ईशानी के केबिन का दरवाजा नॉक होता है। अभी तक ईशानी स्टेबल हो चुकी थी तो उसने कम बोल दिया। एक नर्स हड़बड़ाती हुई उसके केबिन में आई और बोलती है, मैम आज आपने जिस एक्सीडेंट पेशेंट का इलाज किया था उसे किसी ने हेड शूट कर दिया। ईशानी, व्हाट? लेकिन यह हुआ कैसे आप सबके होते हुए? नर्स, उन्हें होश आया था और मैं उसके रिलेटिव को बताने गई थी। जब उनकी वाइफ के साथ आई तब तक। ईशानी, ये क्या बोल रही हो? उसकी वाइफ? लेकिन उसका उनके भाई के सिवा कोई नहीं था, तो ये वाइफ कहाँ से आ गई? नहीं, सॉरी मैम, लेकिन वो आदमी आपसे बात करने के बाद वहाँ से चला गया था, फिर उसकी वाइफ आई है। ईशानी बिना कुछ देखे वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि पुलिस वहाँ पहले से ही मौजूद है। इंस्पेक्टर, हेलो मैडम, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ईशानी, जी बोलिए। इंस्पेक्टर, जब आपने इनका ऑपरेशन किया था तो उस समय कौन था? ईशानी, इनके छोटे भाई। इंस्पेक्टर, लेकिन इनका तो कोई भाई नहीं है, बस वाइफ और माँ ही है। ईशानी, लेकिन इनके इलाज की पूरी फॉर्मेलिटी उन्होंने ही की थी और वो इसके ठीक होने की बात सुनकर बहुत खुश भी हुए थे। इंस्पेक्टर, क्या आप उनका हुलिया बता सकती हैं? ईशानी, सॉरी सर, लेकिन मैं जल्दी में थी, मुझे दूसरे पेशेंट को ऑपरेट करने जाना था तो उसका चेहरा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने वाइट शर्ट पहनी थी। उसके सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं है। इंस्पेक्टर, याद नहीं है? ये बहाना अच्छा था मैडम। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आप भी उससे मिली हुई हैं? कितने पैसे दिए थे कातिल ने आपको? ईशानी कुछ बोलती तभी उसके पीछे से एक डरावनी रोबीली आवाज़ आती है, माइंड योर टंग इंस्पेक्टर, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हारी जुबान के आखिरी शब्द हों। सबने जब उस ओर देखा तो सभी हैरान हो गए थे, सिवाय ईशानी के, क्योंकि वो उस आवाज़ को अच्छे से पहचानती थी। लेकिन उसने पलटकर उस ओर नहीं देखा। ये अथर्व ही था जो अपना एक हाथ अपने पॉकेट में डाले किसी राजा की तरह वहां आ रहा था। इंस्पेक्टर का तो हलक ही सूख गया अथर्व को देखकर। अथर्व, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बीवी से ऐसे बात करने की? मेरी बीवी?
ये सब जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सबके जहान में 2 दिन पहले की न्यूज़ चल रही थी जिसमें अथर्व की बीवी को छूने वाले के हाथ को उसने जला दिया था। इंस्पेक्टर डरते हुए, सर आप यहाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बस अपना काम कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैडम आपकी वाइफ है। अथर्व, अब तो पता चल गया है ना। ये बोल वो इंस्पेक्टर को एक लुक देकर ईशानी का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। ईशानी के केबिन में पहुंचकर अथर्व ईशानी से पूछता है, अथर्व, क्या जो आदमी सुबह तुम्हारा हाथ पकड़ा था वही उस पेशेंट का भाई था? ईशानी ने बस अपना सिर हिलाकर कहा हाँ, लेकिन उसने ना अपने मुंह से एक भी शब्द कहा, ना ही अथर्व की ओर देखा। और ये बात अथर्व को बहुत बुरी लग गई थी। अथर्व समझ गया था कि उसके साथ किसी ने गेम खेला है, ईशानी को अपना मोहरा बनाकर, मतलब कोई है जो ईशानी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अथर्व फिर बोलता है, अथर्व अभी कोई काम बाकी है? ईशानी नामे सिर हिला देती है। अथर्व, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। ये बोल वो केबिन से निकल जाता है और अपने एक आदमी को कुछ इशारा करता है, फिर निकल जाता है। लगभग 15 मिनट बाद ईशानी आकर गाड़ी में बैठी। उसने अभी भी अथर्व की तरफ नहीं देखा था, लेकिन अथर्व ने ये नोटिस कर लिया था कि ईशानी की आंखें अभी भी नम हैं। उसने भी कुछ नहीं कहा और ड्राइवर को चलने को कहा। पूरे रास्ते में ईशानी ने कुछ भी नहीं कहा था और ना ही एक बार भी अथर्व की ओर देखा था। ये बात अथर्व को अच्छी नहीं लग रही थी। वो अपनी यादों ही में गुम था जब उसने ईशानी को पहली बार देखा था। अथर्व ने ईशानी को पहली बार जब देखा था तब वो हॉस्पिटल में डोनेशन देने आया था। उस समय ईशानी एक बच्चे को पैम्पर कर रही थी। अथर्व ने जब पता किया तो पता चला कि जिस बच्चे से वो बात कर रही थी उसके दिल में छेद था और वो हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता था। तो ईशानी से बात करने के बाद वो मान गया। अथर्व ने ईशानी के बारे में सारी जानकारी निकाल ली थी, लेकिन जब वो होटल में मिला था तो उसे देखकर खुश हुआ था, लेकिन उसके एक्शन से वो शॉक्ड हो गया था। लेकिन जब उसे ईशानी की शादी और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला तो उसके गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रही। फिर उसने ही ईशानी को राहुल की सच्चाई दिखाई। ईशानी की शादी के पहले उसने ही ईशानी को मैसेज करवा कर राहुल की सच्चाई दिखाई। लेकिन जब उसे पता चला कि ईशानी शादी से पीछे नहीं हट सकती है तो उसने ये सब करने का डिसाइड किया। लेकिन वो तो ईशानी के प्यार में पहली नज़र में ही घायल हो गया था। आप क्या कर सकते हैं जब उसका नेचर ही गुस्से वाला है, और प्यार के मामले में तो वो बिल्कुल जीरो था। ये बात थोड़ी अलग है कि उसका प्यार उसका ऑब्जेक्शन बनने लगा था, इसलिए तो उसका हाथ किसी और के हाथों में देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। तभी गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। ईशानी देखती है कि वो घर ना जाकर कहीं और आए हैं। ईशानी बाहर देखकर असमंजस में थी कि उसे अथर्व की आवाज़ आती है, अथर्व, ये मेरा फार्म हाउस है, हम कल तक यहीं रुकने वाले हैं, चलो। ये बोल वो कार से निकल जाता है। ईशानी बिना कुछ बोले उसके पीछे चली जाती है। ईशानी जब अंदर आती है तो वो देखती है कि एक अधेड़ उम्र की औरत वहाँ खड़ी थी। अथर्व ने कहा, आंटी खाना लगा दीजिए, हम फ्रेश होकर आते हैं। इतना बोल वो ईशानी के हाथ पकड़कर अंदर चला जाता है। अंदर अपने रूम में पहुंचकर ईशानी से बोला, तुम यहाँ फ्रेश हो जाओ। ईशानी आगे नहीं जा रही थी तो अथर्व ने कहा, क्या हुआ, तुम खड़ी क्यों हो? ईशान, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। अथर्व कवर से जाकर अपनी एक ब्लैक शर्ट निकाल कर देता है और बोलता है, अभी इसे पहन लो, अब कुछ देर में तुम्हारे लिए कपड़े आ जाएंगे। ईशानी हिचकती हुई उसे वो शर्ट लेकर बाथरूम में चली जाती है। अथर्व वहीं सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगा। तभी उसे बाथरूम खुलने की आवाज़ आती है तो उसका ध्यान उस ओर जाता है जहाँ ईशानी उसकी ब्लैक शर्ट पहनकर बाहर आ रही थी। वो शर्ट उसकी थाई तक आ रही थी जिसे वो खींचते हुए आ रही थी। इस समय वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी गोरे बदन पर वो ब्लैक शर्ट बहुत ही फब रही थी। अथर्व की तो वो बस ईशानी को देखकर अपने सेंस ही खो दिया था। तभी दरवाजे की दस्तक से उसका ध्यान टूटा। उसने देखा कि एक मेड खाना लेकर आई है तो उसने कुछ ना बोलकर बाथरूम में चला गया। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि ईशानी किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। इस समय उसके चेहरे पर कोई नमी नहीं थी। जब उसने सुना तो उसे पता चला कि वो निशा से बातें कर रही थी। तभी उसके पास जेम्स का कॉल आया। ये अथर्व का एक भरोसेमंद आदमी था। तो उसने कॉल अटेंड किया और बालकनी में चला गया। फ़ोन पर, जेम्स सर, उस आदमी की कोई भी तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं है।
उसने बहुत ही चालाकी से कैमरे में खुद को आने से बचाया था। अथर्व, कोई और क्लू? जेम्स, यस सर, उस आदमी ने मैडम के साथ जब था तभी वो एक आदमी को कोई इशारा किया था, जैसे किसी काम के लिए थम्स अप किया था। अथर्व समझ गया था कि वो फोटोज उसके पास उसी ने भेजी थी। उसे अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने किसी की साजिश में आकर आज अपने प्यार को हर्ट कर दिया था। वो रूम में वापस आता है तो देखता है कि ईशानी सो गई है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया था। अथर्व ने उसे उठाया। ईशानी की नींद बहुत ही कच्ची थी तो वो उठ गई। अथर्व, खाना खा लो। ईशानी कुछ नहीं बोलती और उठकर बैठ जाती है। अथर्व ने उसे खाने के लिए दिया तो उसने बिना कुछ बोले खाना खा लिया, लेकिन उसने बहुत थोड़ा सा ही खाया था। ये देखकर अथर्व को गुस्सा आ गया, लेकिन वो कुछ बोलने ही वाला था कि उसे नजर आया कि ईशानी ने अपने पेट को पकड़ रखा है। अथर्व, क्या हुआ? तुमने पेट को क्यों पकड़ रखा है? ईशानी के अटकने को अथर्व समझ नहीं पाया, लेकिन तभी उसकी नज़र ईशानी जहाँ बैठी थी वहाँ गई। वहाँ पर कुछ ब्लड लगा था। अथर्व समझ गया कि क्या बात है। उसने कॉल करके एक मेड को कुछ बोल दिया और कॉल रख दिया। कुछ देर में एक मेड कुछ सैनिटरी पैड और हर्बल टी भी ईशानी उसे लेकर बाथरूम में चली गई। अभी तक ईशानी ने कपड़े भी आ गए थे तो चेंज करके वापस आ गई। अथर्व और ईशानी बेड पर सो रहे थे, लेकिन ईशानी को नींद नहीं आ रही थी। उसका पेट में दर्द था। तभी उसे अपने पेट पर कुछ एहसास होता है। यह अथर्व था जो कि ईशानी के पेट पर धीरे धीरे मसाज कर रहा था। ईशानी को उससे थोड़े ही समय में आराम मिल गया और वो गहरी नींद में सो गई। अथर्व जब देखता है कि ईशानी सो चुकी है तो वो उठकर बालकनी में चला जाता है। वहाँ जाकर वो किसी को कॉल करता है। उधर से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर कहता है, अथर्व ठीक है, लेकिन उसे कुछ होना नहीं चाहिए। ये बोल वो फ़ोन काट करके वापस आकर सो जाता है। सुबह जब ईशानी की नींद टूटी तो उसने खुद को अथर्व की बाहों में पाया। उसे अथर्व की रात में की गई केयर याद आती है, लेकिन तभी उसे अथर्व का हॉस्पिटल में बिहेव भी याद आता है। तो उसका चेहरा नम हो जाता है। वो खुद को अथर्व की पकड़ से छुड़ाकर बाथरूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद अथर्व भी अपनी आंखें खोल देता है। उसे ईशानी के चेहरे पर वो मायूसी याद आती है तो वो गुस्से से अपना हाथ मारता है तो उसका हाथ पास के टेबल लैंप पे जाकर लगता है। लैंप टूट जाता है और अथर्व के हाथों में घाव हो जाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब ईशानी फ्रेश होकर आती है तो उसे पूरा अथर्व दिखता है जो हाथ में सिगरेट लिए सोफे पर बैठा था। लेकिन जब ईशानी की नज़र उसके हाथों पर पड़ती है तो उसके मुंह से निकलता है, ये कैसे हो गया? अथर्व उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है तो ईशानी कमरे में फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगती है। जल्दी ही उसे मिल भी जाता है। वो अथर्व के पास जाकर उसके हाथों को पकड़कर उसके हाथों पर ड्रेसिंग करने लगती है। अथर्व बस उसे देखे जा रहा था। तभी उसे ईशानी की आवाज़ आती है, ईशानी, इतना गहरा कट कैसे लग गया? अथर्व, तुम उस इंसान की चिंता कर रही हो जिसने आज तक तुम्हें तकलीफ दी है? ये सुनकर ईशानी के हाथ जो पट्टी बांध रहे थे वो रुक गए। फिर उसने पट्टी पूरी की और उठकर जाने लगी, लेकिन तभी अथर्व ने उसे खींचकर खुद से लगा लिया और उसका चेहरा अपने हाथ में भरकर बोला, अथर्व, मैंने तुम्हें कितना तकलीफ दिया और कल तो तुम्हें लगभग मार ही दिया था, लेकिन तुमने फिर भी मेरे जख्मों की फिक्र की जान सकता हूँ क्यों? लेकिन ईशानी कुछ नहीं बोलती है, बस अपनी नज़रें झुकाए रहती है। अथर्व, ईशु प्लीज़ कुछ बोलो। शादी के दिन के बाद से आज तक तुम्हारी आवाज़ सुनने को तरस गया हूँ। कुछ बोलो ना प्लीज़ एक बार। अथर्व के मुंह से अपने लिए ईशु सुनकर ईशानी एक बार शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर खुद के ख्याल में झटक देती है। ईशान, मुझे नहीं पता आपने क्या देखा जो आप मेरे कैरेक्टर पर ऐसा सवाल उठाए थे, लेकिन मैंने सच में किसी आदमी को अपने करीब नहीं आने दिया था। अथर्व अपना फ़ोन ईशानी के आगे करता है तो ईशानी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसने उसकी ओर उस इंसान की तरफ थी जिसे ऐसे लिया गया था कि ईशानी और उसके बीच बहुत अच्छे से बात हो रही थी। ईशानी जब समझ गई थी कि अथर्व को क्यों गुस्सा आया था। ईशानी, ये वही आदमी है जो उस इंसान को ले आया था जिसको किसी ने शूट किया था। अथर्व, मुझे पता है। ईशानी, तो? अथर्व, आगे से संभल कर। ईशानी कुछ नहीं बोलती है। अथर्व उसे बोलता है, तुम चेंज कर लो, हम निकलते हैं। ईशान, लेकिन हम तो यहाँ 2 दिन रुकने वाले थे ना। ये सुनकर अथर्व जो बाथरूम में जा रहा था वो रुक जाता है और उसके होठों पर एक शरारत सी बड़ी स्माइल आ जाती है। अगर तुम्हारा मन रुकने का है तो हम रुक सकते हैं। और ये बोल उसने अपनी आई विंक कर दी। ईशानी उसके ऐसा करने और उसकी अधूरी बातों को भी समझ गई।
उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अथर्व चला गया और ईशानी सोच रही थी कि अथर्व की ऐसी बातें सुनकर उसको आज गुस्से की जगह शर्म क्यों आ गई। कुछ देर बाद दोनों नाश्ता करके अपने घर की ओर निकल गए। दोनों में अभी भी कोई बात नहीं हुई थी। जब दोनों मेंशन पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। वहां पर एक 8 या 9 साल की बच्ची हॉल में बैठी थी जो बहुत ही गुस्से में लग रही थी। जब उसकी नज़र अथर्व पर पड़ती है तो वो दौड़कर आकर अथर्व के पैरों से लिपट जाती है। बड्डी देखो, मैं आ गई, लेकिन मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। आपने अपनी शादी में मुझे नहीं बुलाया। मुझे भी शादी का खाना खाना था। वो लड़की अपनी शिकायतें करी जा रही थी और अथर्व उसकी सारी बातें सुन रहा था। ईशानी कन्फ्यूज़न में उन दोनों को देख रही थी और सोच रही थी कि कौन है ये नन्ही सी बच्ची और अथर्व का इससे क्या रिश्ता है। ईशानी निशा के बारे में सब जानती थी कि वो अपने भाई से नफरत करती है, लेकिन उसकी वजह नहीं जानती थी। उसने कभी उसका नाम नहीं पूछा और ना ही उसे कभी देखा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो अथर्व की बहन है। वो सिर्फ अखिल को ही जानती थी, लेकिन उसे इतना पता था कि उसके भाई की शादी नहीं हुई है और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो ये बच्ची कौन है जिसे अथर्व इतना प्यार कर रहा था। तभी उसके कानों में निशा की आवाज़ आती है। ये यहाँ क्या कर रही है। निशा की आवाज़ सुनकर वो लड़की डर जाती है और अथर्व के सीने में खुद को छुपा लेती है। निशा अथर्व के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उस बच्ची को गुस्से में देखते हुए बोलती है, निशा, ये वही है जिसके कारण आपने माँ को मारा था। उस माँ को जो आपको मुझसे ज़्यादा मानती थी। सगी नहीं थी वो आपकी, लेकिन आपको मुझसे यानी कि अपनी सगी औलाद से ज़्यादा मानती थी। उसे आपने मार दिया था, वो भी इस बच्ची के लिए। आज मैं पूछती हूँ रिश्ता क्या है आपका इस बच्ची से। माँ को आपने कभी अपनी माँ नहीं माना। एक बार के लिए मान लिया, शायद उन्हें अपनी सगी माँ की जगह नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बच्ची के कारण मार दिया। आखिर है कौन ये बच्ची। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि यह आपकी अयासियों का नतीजा है जिसे छुपाने के लिए आपने माँ को मार दिया। निशा आगे कुछ बोलती कि तभी उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। वो थप्पड़ इतना तेज था कि निशा का सर ही घूम गया। उसने जब अपने चेहरे को उठाकर देखा तो उसके सामने अखिल खड़ा गुस्से से कांप रहा था। उसने ही निशा को ये थप्पड़ मारा था। अखिल गुस्से से, कितना कचरा भरा है तुम्हारे दिमाग में निशा। तुम ये भूल गई कि तुम अपने बड़े भाई से कैसे बात कर रही हो। वो भाई जिसने तुम्हारे लिए सारे रिश्ते नाते ताक पर रख दिए। तुम सच जानना चाहती हो ना कि कौन है ये बच्ची और ये क्या रिश्ता है इसका अथर्व से, जो इसने इसके लिए तुम्हारी माँ की जान ले ली। तो सुनो, मैं बताता हूँ अथर्व। अखिल, नहीं, तू कुछ नहीं बोलेगा। अखिल, नहीं मेरे भाई, अब और नहीं। आज इसने हाथ कर दी। आज तक तेरे लिए मैं चुप था, लेकिन आज नहीं, आज मुझे बोलने दे। ईशानी एक और मूक दर्शक बनी सब देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी पूरी बात जानना बाकी था। अखिल निशा की ओर देखकर उसका कंधा पकड़कर बोलता है, अखिल सुनो निशा, तुम्हें ये लगता है ना कि तुम्हारी माँ अथर्व को बहुत प्यार करती थी। ये सबसे बड़ा झूठ है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ खुद से और पैसे से प्यार था, जिसके लिए उन्होंने तुम्हारे पापा से शादी की थी। वो तो अथर्व को देखना भी नहीं चाहती थी। कुछ समय तक जब तुम उनकी कोख में नहीं आई थी, वो अथर्व को प्यार दिखावा करती रही, लेकिन अपने प्रेग्नेंट होने की बात जानकर वो अथर्व को धिक्कारने लगी। उनके दिमाग में ये था कि एक बच्चा हो गया तो वो सारी जायदाद उस नाम पर करवा कर राज करेंगी, लेकिन तुम्हारे पैदा होने पर उनकी सारी प्लानिंग खराब हो गई। अरे वो तो तुम्हें मार देना चाहती थी, लेकिन अथर्व ने तुम्हें बचा लिया। फिर उन्होंने अथर्व को अपना नाटक दिखाना शुरू किया, लेकिन उसके सामने उनकी सारी सच्चाई आ गई थी, इसलिए वो उनको कभी अपने पास नहीं आने देता था। तुम बड़ी होने लगी थी, फिर 9 साल बाद उन्हें पता चला कि वो फिर माँ बनने वाली है, तो उन्हें लगा कि अब वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगी। लेकिन नहीं, इस बार भी उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने उस लड़की को बेचकर एक लड़के को लेने को सोचा और उसकी कीमत थी तुम। उसकी कीमत थी तुम। ये सुनकर अथर्व ने अपनी मुट्ठी भींच ली और निशा ने हैरानी से पूछा, निशा, मैं थी से क्या मतलब है। अखिल, उन्होंने तुम्हारा सौदा किया,
कि जिसे वो लड़का ले रही थी वो उनका बॉयफ्रेंड था, जिससे उनका चक्कर शादी से पहले चल रहा था। लेकिन उसकी गंदी नज़र तुम्हारे पर थी, वो तुम्हें उसे देने को मान गई। और बाड़ी, जो बच्ची जो अभी अथर्व के पास है, को भी एक कोठे पर बेच दी थी। ये सुनते ही निशा थम से गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहे ही जा रहे थे। अखिल आगे बोलता, अगर अथर्व उन्हें नहीं मारा होता तो आज तुम और बाड़ी नहीं होते। और वो तो मारना भी नहीं चाहता था, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। जो औरत अपने पति को मार सकती है और अपनी ही बच्ची को सौदा सिर्फ पैसों के लिए कर सकती है, तो उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। निशा के लिए ये एक और सदमा था कि उसके पापा को भी उसकी माँ ने मारा था। वो फूट फूट कर रो रही थी। ईशानी की भी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। उसने जल्दी से जाकर अथर्व के हाथ से बच्ची को लिया ताकि वो निशा को संभाल पाए। निशा रो रही थी। उसके कानों में एक आवाज़ आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर अथर्व बोलता है, निशी प्लीज़ चुप हो जा बच्चा, मैं नहीं देख सकता तुझे ऐसे रोते हुए। निशा जल्दी से उसके गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है, निशा मुझे माफ़ कर दीजिए भाई, मैंने आपको बहुत हर्ट किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब, क्यों सहते रहे अकेले? अथर्व, बस इसलिए नहीं बताया, मैं नहीं देख सकता हूँ तुझे ऐसे टूटते हुए। निशा, मैं बहुत बुरी हूँ भाई, प्लीज़ मुझे माफ़ मत करना, मुझे सज़ा दो, मैं नफ़रत के लायक हूँ, मुझसे नफ़रत करो प्लीज़ भाई। अथर्व, नहीं बच्चा, तू तो मेरी बच्ची है, तुझसे कैसे नफ़रत कर सकता हूँ? जीने की वजह हो तुम दोनों मेरी। अब बस रोना बंद कर, अपनी छोटी बहन से नहीं मिलेगी। निशा अथर्व से अलग होकर जब दूसरी ओर देखने को होती है, तभी ईशानी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी डर जाते हैं। जब सभी ईशानी की ओर देखते हैं तो उन सबका ध्यान बाड़ी की ओर जाता है, जो कि बेहोश हो गई थी। सभी दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं। ईशानी उसका गाल थपथपाकर उठाने की कोशिश कर रही थी। ईशानी, हे बच्चा उठो, क्या हो गया? सभी की ओर देखकर, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ये बोल वो बाहर जाने लगती है। सभी उसके पीछे जाने लगते हैं। अथर्व जल्दी से कार की ड्राइविंग सीट पर बैठता है। ईशानी उसके बगल में पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। अखिल और निशा दूसरी कार से जाते हैं। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में ईशानी बाड़ी को चेक कर रही थी। सभी बाहर खड़े थे। लगभग 1 घंटे बाद ईशानी बाहर आती है तो निशा उसके पास आकर पूछती है, ईशू कैसी है बाड़ी, क्या हुआ था उसे? ईशानी कुछ जवाब नहीं देती है। तभी उसकी नज़र अथर्व पर जाती है, जो शांत सा एक और खड़ा था, जैसे उसे पता हो कि बाड़ी को क्या हुआ है। ईशानी उसके सामने जाकर बोलती है, क्या आपको पहले से पता था कि बाड़ी को कोई प्रॉब्लम है? अथर्व, बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। ईशानी, तो क्या उसकी पुरानी रिपोर्ट्स मुझे मिल सकती है, और उसके सारे प्रिस्क्रिप्शन की डिटेल जो आज तक उसे दी गई? अथर्व अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करके सब मंगवाता है। अथर्व, बस 30 मिनट में आ जाएगा। निशा, लेकिन बाड़ी को हुआ क्या है? ईशानी, बाड़ी के दिल में छेद है और वो कब से है और आज तक उसका कैसे इलाज हुआ है, उसकी डिटेल जानकर ही मैं आगे के इलाज में कुछ कर सकती हूँ। अथर्व ये सुनकर अपनी आंखें भींच लेता है और निशा उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी एक नर्स आकर कहती है, डॉक्टर ईशानी, पेशेंट को होश आ गया है। सभी बाड़ी के वार्ड में जाते हैं। अथर्व उसके पास बैठकर, "अथ- अब कैसा लग रहा है बाड़ी? बाड़ी, बड्डी, मुझे क्या हुआ है? आपको पता है ना कि मुझे ये हॉस्पिटल नहीं पसंद है, मुझे घर जाना है।" तभी उसकी नज़र निशा पर पड़ती है तो डरकर अथर्व का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर निशा को बहुत दुख होता है। वो बाड़ी के पास जाकर उसके सामने अपना कान पकड़कर बोलती है, निशा, बाड़ी जी, आप अपनी दीदी को माफ़ कर दो। आप पर ऐसे नाराज़ होने के लिए आई प्रॉमिस दीदी, ऐसा फिर कभी नहीं करेंगी। बाड़ी, ओके, लेकिन एक शर्त पर। निशा, मुझे मंजूर है तुम्हारी जो भी शर्त है। बाड़ी, अरे पहले सुन तो लो। निशा स्माइल करके बोलो। बाड़ी, आप मुझे पिज्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम और चॉकलेट खिलाओगे। बड्डी मुझे ये सब खाने से मना करते हैं और मुझे बॉयल वेज ही खिलाते हैं। निशा हंसकर, जरूर, लेकिन पहले आप ठीक तो हो जाओ। बाड़ी भी मुस्कुरा देती है। बाड़ी, बड्डी, आपने अभी तक मुझे अपनी वाइफ से नहीं मिलाया।
निशा, हम आपको आपकी भाभी से मिलाते हैं। निशा ईशानी के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, निशा इनसे मिलो, ये है तुम्हारी भाभी ईशानी। बाड़ी ईशानी को अपने पास आने को बोलती है तो ईशानी उसके पास जाकर बैठ जाती है। बाड़ी, मैं आपको मम्मा बुला सकती हूँ? ये सुनकर ईशानी की आंखें नम हो जाती हैं और वो बाड़ी को गले लगाकर बोलती है, आप मुझे मम्मा बोलो ही नहीं बल्कि समझो भी, ओके बेटू। सभी बहुत खुश होते हैं। बाड़ी हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती थी तो सब उसे लेकर घर आ गए। ईशानी तो घर पर ही थी लेकिन अथर्व ने बाड़ी के ट्रीटमेंट में काम आने वाले सभी इक्विपमेंट घर ही अरेंज करवा दिए थे। आज भी ईशानी ने ही डिनर बनाया था। बाड़ी के लिए उसने उसके डाइट के हिसाब से बनाया था लेकिन वो भी टेस्टी था। सभी आराम करने चले गए। अथर्व देर रात तक जब स्टडी रूम से अपने रूम में आया तो देखा कि बाड़ी को ईशानी अपने बाहों में लिए सुकून से सो रही है। अथर्व के होठों पर एक मुस्कान तैर गई। तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया और वो गुस्से से वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद अथर्व एक खंडहर में पहुंचा जहाँ पर एक आदमी को कुछ लोगों ने पकड़ रखा था। अथर्व जब वो वहाँ पहुंचा तो उस आदमी ने उसे देखा। उसे बहुत ही टॉर्चर किया गया था। उसके सामने एक आदमी बैठा था। वो आदमी कोई और नहीं, वही था जिसने उसे वो फोटोज भेजी थी। तभी एक लड़का जो उसे मार रहा था वो बोलता है, सर इसे कुछ भी याद नहीं है। अथर्व, मतलब क्या है कि इसे कुछ भी याद नहीं है? लड़का, सर उस दिन के बाद इसके माइंड से सारी यादें मिटा दी गई हैं। इसे इतना टॉर्चर करने के बाद भी जब ये कुछ नहीं कहा तो इसका टेस्ट करवाया, तब पता चला कि इसके दिमाग के साथ छेड़खानी हुई है। अथर्व गुस्से से, आखिर है कौन ये जो ये सब कर रहा है? मुझे जल्दी से जल्दी पूरी इन्फॉर्मेशन दो। ये बोल वो वहाँ से चला गया। दूसरी ओर एक आदमी पागलों की तरह हंसे जा रहा था। वो कोई और नहीं, मानव था। फिर मानव रुककर बोलता है, तुम्हें क्या लगा अथर्व कि मैं कच्चा खिलाड़ी हूँ? नहीं, तुम ढूंढते रह जाओगे और मैं तुम्हें बर्बाद करके तुम्हारी जान को तुम्हारे नाक के नीचे से निकाल कर अपना बना लूँगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसके सामने एक बड़ी सी तस्वीर थी जो कि ईशानी की थी। वो उसे छूते हुए बोलता है, बस कुछ दिन फिर तुम मेरी हो जाओगी। हा हा हा। जब अथर्व अपने मेंशन पहुंचता है तो तभी उसके चेहरे पर आकर एक पिलो लगता है। ऐसे अचानक हुए हमले से वो लड़खड़ाकर गिर जाता है। जब उसकी नज़र सामने पड़ती है तो वो शॉक्ड हो जाता है। अथर्व गिर गया था लेकिन किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाता है। अथर्व जब सामने दिखता है तो सामने बाड़ी, निशा और ईशानी ने पूरे हॉल का नक्शा ही बिगाड़ दिया था। पूरा हॉल बिखरा पड़ा था। हॉल में ईशानी ने अपनी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बंधे निशा और बाड़ी के पीछे भाग रही थी। वहीं वो दोनों उससे बचने के चक्कर में सब कुछ फेंके जा रही थी। अथर्व का वो मेंशन जहाँ हमेशा शांति छाई रहती थी, आज वहाँ पर हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ें गूंज रही थी। ये देखते ही अथर्व के होठों पर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि आज सही मायने में ये मेंशन ना होकर घर लग रहा था। इसका कहीं ना कहीं कारण ईशानी ही थी। अथर्व चलकर हॉल में आता है। उसे देखकर निशा और बाड़ी कुछ कहने वाली होती है कि अथर्व उन्हें इशारे से मना कर देता है और जाने का इशारा करता है। उसका इशारा पाकर निशा और बाड़ी के साथ साथ सभी सर्वेंट भी चले जाते हैं और अथर्व अपने कदम ईशानी की ओर बढ़ा देता है। ईशानी जो कि ब्लाइंड फोल्ड आंखों पर बंधी होती है वो कहती है, ईशानी निशा की बच्ची इस बार तो नहीं बचेगी। ये बोलकर वो आगे बढ़ती है। तभी कोई उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है। ईशानी को जब तक कुछ समझ आता तब तक वो किसी की बाहों में गिरफ्त होती। ईशानी अथर्व की परफ्यूम की खुशबू से समझ जाती कि वो कोई और नहीं अथर्व है। वो उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। इसे ईशानी का इस तरह से कुछ ना बोलना अथर्व को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। शादी से पहले वो जिस ईशानी को जानता था वो एक खुश मिजाज लड़की थी लेकिन अब वो बिल्कुल ही चुप चुप रहती थी। कहीं ना कहीं अथर्व जानता था कि इसका कारण वो खुद ही है लेकिन इसका ईगो उसे झुकने की इजाज़त नहीं देता था। वो कुछ बोलता तभी ईशानी अपनी आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटाकर खुद को अथर्व की पकड़ से छुड़ाकर चली जाती है। अथर्व के चेहरे पर कुछ पल जो स्माइल थी अब वो गुस्से में बदल गई थी। वो भी अपने कदम ईशानी के पीछे ले लेता है। ईशानी वहाँ से जल्दी ही अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके
तभी अथर्व एक जोरदार लात दरवाजे पर मारता है, जिससे धक्का लगने से ईशानी ज़मीन पर गिर जाती है। उसकी कमर में चोट आ जाती है, लेकिन इस समय अथर्व का गुस्सा उस पर इतना ज़्यादा हावी हो गया था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता है और वो जाकर ईशानी के बालों को पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, अथर्व, मैं थोड़ा अच्छे से क्या पेश आया? तू अपने नखरे मुझे दिखाना शुरू कर दी। भूल गई कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ? तुझे सीधी भाषा समझ नहीं आती? ईशानी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। और क्या कहा तुमने? अच्छे से पेश आया? शायद जो हॉस्पिटल में तुमने किया उसे ही अच्छे से पेश आना कहते हैं। तुम शायद भूल गए हो कि, लेकिन मैं नहीं। तुम कोई इंसान नहीं हो, एक डेविल हो जिसने मेरी लाइफ बर्बाद करने की ठान रखी है। और क्या करोगे? जान से मारोगे? तो मार दो ना। तुम्हारे साथ ऐसी ज़िंदगी जीने से मरना ज़्यादा अच्छा होगा। ईशानी की इतनी नफरत भरी बातें सुनकर अथर्व को रियलाइज़ होता है कि उसने अभी गुस्से में क्या किया है। उसकी पकड़ ईशानी के बालों से हट जाती है। वो जल्दी से उससे दूर खड़ा हो जाता है। उसके दूर हटते ईशानी खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी चीख निकल जाती है। उसकी बैक में असहनीय दर्द हो रहा था। उसकी चीख सुनकर अथर्व समझ जाता है कि ईशानी को चोट लग गई है। वो जल्दी से उसके पास आकर उसके चेहरे को पकड़कर बोलता है, अथर्व, ईशु, तुम ठीक तो हो? मुझे बताओ कहाँ चोट लगी है? ईशानी उसका हाथ अपने चेहरे से झटक देती है और नफरत से बोलती है, ईशानी, दर्द होने वाले को हमदर्द बनना शोभा नहीं देता है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ये बोल वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन फिर नाकामयाब होती है। इस बार अथर्व ईशानी की एक नहीं सुनता है और उसे अपने बाहों में उठाकर बेड पर आहिस्ते से लिटाता है, जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। फिर वो ड्रॉर से ऑइंटमेंट निकालकर ईशानी को लगाने जाता है। तभी ईशानी बोलती है, मैं कर लूँगी, आपकी हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन अथर्व उसकी एक नहीं सुनता है और उसकी बैग पर उसकी शर्ट हटाकर वहाँ दवा लगाने लगता है। अथर्व, ज़्यादा दर्द हो रहा है? ईशानी, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि दर्द देने वाला जब मरहम लगाए तो वो दर्द दर्द नहीं होता है, बल्कि मौत होती है। ईशानी की बातें अथर्व के दिल पर तेजाब की तरह असर कर रही थी। उसका दिल टुकड़ों में बट रहा था। अथर्व, वो मुझे गुस्से में ध्यान ही नहीं रहा कि मैं क्या कर गया और तुम्हें चोट आ गई। ईशानी कुछ नहीं बोलती और ब्लैंकेट ओढ़ कर सो जाती है। अथर्व को उसके अपने लिए ये नफरत अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थी, तो वो वहाँ से निकल जाता है और अपने स्टडी रूम के बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है। निशा के रूम में निशा और अखिल एक ही ब्लैंकेट में एक दूसरे में सिमटे हुए थे। निशा का सर अखिल के चेस्ट पर था और अखिल उसके बालों को सहला रहा था। दोनों की हालत देखकर समझ आ रहा था कि दोनों के बीच अभी कुछ हुआ है। निशा, अखिल, क्या तुम्हें पता है भाई ने ईशु से शादी क्यों की? जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए, लेकिन भाई सिर्फ इतने के लिए ऐसा करेंगे? पता नहीं क्यों दिल नहीं मान रहा है। अखिल, क्योंकि यह सच नहीं है। निशा उसकी ओर असमझ सी देखती है तो अखिल बोलता है, अखिल, वो भाभी से प्यार करता है, आज से नहीं बल्कि तब से जब से उसने भाभी को पहली बार देखा था। निशा को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। वो खुशी से अखिल के होठों को चूम लेती है, लेकिन अखिल अब उसे फिर से अपने आगोश में ले लेता है और वो अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। अथर्व स्टडी रूम में बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसके जहन में ईशानी की बातें गूंज रही थी, उसके दिल की दर्द को और बढ़ा रही थी। वो ईशानी से प्यार करता था, लेकिन अपने गुस्से और ईगो के चलते उसने उसे ही सबसे ज़्यादा हर्ट कर दिया। अथर्व ड्रिंक कर रहा था कि उसका फ़ोन रिंग करता है। अथर्व जब फ़ोन अटेंड करता है तो सामने वाले की आवाज़ सुनकर उसके गुस्से से नसें तन जाती हैं। मैं अभी आ रहा हूँ, इतना बोल वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सभी बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज भी ब्रेकफास्ट ईशानी ने ही बनाया था। सभी ईशानी के हाथों की बने ब्रेकफास्ट की तारीफ कर रहे थे। बाड़ी, मम्मा, आपको पता है ना, आप ना वर्ल्ड की बेस्ट डिशेस बनाती हो, आई लव यू। उसकी बातें सुन ईशानी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। ईशानी के कमर में अभी भी दर्द था। निशा, ईशु, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ तुझे? ईशानी, मैं ठीक हूँ, वो बस बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी तो थोड़ा सा बैक पेन था। निशा, ओके, और भाई नहीं दिखाई दे रहे? ईशानी कुछ बोलती तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। ईशानी, ऑन कॉल, हेलो। उधर से कुछ
कहा जाता है, जिसे सुनकर ईशानी घबरा कर बोलती है, ओके मैं अभी आती हूँ, तुम डॉक्टर मैंग से कहो कि तब तक मैं पहुँचती हूँ। ईशानी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो जल्दी जल्दी में मेंशन से निकल जाती है। निशा उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन अखिल उसे बाड़ी के साथ रहने को बोलकर खुद ईशानी के पीछे चला जाता है। उधर ईशानी जब जल्दी में हॉस्पिटल आती है तो उसके सामने अथर्व था, जो डॉक्टर से बात कर रहा था। तभी ईशानी उसके पास जाकर बोलती है, ईशानी आखिर आपने वो कर ही दिया ना जो करना चाहते थे। क्या बिगाड़ा है मेरे पापा ने आपका? जो दुश्मनी निकालनी थी मेरे साथ निकालते, पापा को बीच में क्यों लाए? अगर मेरे पापा को आज कुछ भी हुआ तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बोल वो उसका कॉलर छोड़कर अंदर चली जाती है, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि अथर्व की हालत भी सही नहीं थी। ईशानी जब ऑपरेशन थिएटर में जाती है तो देखती है उसके पापा बेड पर लेटे हुए हैं और मशीनों से घिरे पड़े हैं। उनके बाएं कंधे में गोली लगी हुई है और उनके शरीर पर भी काफ़ी चोटों के निशान थे। अपने पापा को इस हाल में देखकर एक बार के लिए ईशानी की आंखें छलक आईं, लेकिन अभी उसे एक बेटी की तरह नहीं बल्कि एक डॉक्टर की तरह उन्हें ऑपरेट करना था। ईशानी खुद को मजबूत करके अपने पापा के बेड के पास पहुंचती है और डॉक्टर से अभी तक की सारी अपडेट लेती है। डॉक्टर मैंग, उनके कंधे पर गोली लगी है। गोली तो हमने निकाल दिया है, लेकिन अभी कनेक्शन कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि गोली का पॉइजन काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। हमें इनका एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके लिए जो आप ही कर सकती हैं। ईशानी सर हाँ में हिलाती है और अपने पापा का ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है। करीब 2.5 घंटे बाद ऑपरेशन कंप्लीट होता है और उसके पापा की कंडीशन अब पहले से काफ़ी बेहतर थी, लेकिन अभी भी वो बेहोश थे। कुछ देर में ईशानी के पापा को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। तभी डॉक्टर मैंग जाकर कहते हैं, उनके साथ के जो पेशेंट हैं एक बार उन्हें भी आप देख लीजिए, क्योंकि उन्हें भी गोली लगी है। ईशानी, उनके साथ उनके कौन? किसकी बात कर रहे हैं? मैं मिस्टर अथर्व। अथर्व का नाम सुन के एक बार के लिए ईशानी घबरा जाती है, लेकिन अभी वो एक डॉक्टर थी, इसलिए उसने फर्ज रखकर और जाकर अथर्व को ऑपरेट करना शुरू किया। ईशानी ने अथर्व का ऑपरेशन करके बाहर आती है। बाहर उसे उसकी माँ मिलती है, जो वहीं बैठी थी। ईशानी को देखकर वो उसके पास आती हैं और बोलती हैं, मिसेस कपूर, ईशू मेरी बच्ची तो ठीक तो है? ईशानी, माँ मैं ठीक हूँ और पापा भी, आप चिंता मत कीजिए, उन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। मिसेस कपूर, और दामाद जी वो कैसे हैं? ईशानी, दामाद जी? माँ, आप उस इंसान के बारे में जानना चाहती हैं जिसकी वजह से पापा आज इस हालत में हैं? मिसेस कपूर, नहीं बेटा, दामाद जी ने कुछ नहीं किया है। आज उन्हीं के कारण तो मैं और तेरे पापा जिंदा हैं। अगर वो सही टाइम पर नहीं आए होते तो आज ना जाने क्या हो जाता। ईशानी, क्या मतलब है आपका माँ? प्लीज़ पूरी बात बताइए। मिसेस कपूर, बेटा वो राहुल, आज अच्छा हुआ तेरी शादी उससे नहीं हुई। वो बहुत ही बुरा है। वो तुझसे कोई भी प्यार नहीं करता था, वो बस जायदाद के लिए ही तुमसे शादी कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि दामाद जी ने वक्त पर आकर तुझसे शादी कर ली, नहीं तो तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ता। ये बोल मिसेस कपूर रोने लगती हैं, लेकिन ईशानी ही ने मन में बस ये बात चल रही थी कि उसने आज अथर को कितना गलत समझा और उसके साथ कितनी बदतमीजी से बात की। उसने तो उसके पापा को बचाया है और उसकी हालत ये बोल वो भागकर अथर के पास पहुंचती है। इस समय उसकी आंखों में आंसू थे। वो अथर के पास जाकर उसके हाथों को पकड़ती है। तभी अथर बेहोशी में ही बोलता है, ईशु। वो बेहोशी में बस उसी को पुकार रहा था। ईशानी ये देखकर अपने मुंह पर हाथ रखकर फपक कर रो पड़ती है। ईशानी अथर्व का हाथ पकड़े बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। उसे सभी बातें याद आ रही थी, अथर्व से उस होटल से मिलने से लेकर उनकी शादी, अथर्व का उसे किस करना, उसकी पीरियड में ध्यान देना, उसका गुस्सा, उसका ईशानी के साथ बदतमीजी करने वाले को सज़ा देना। वो खुद से बोलती है, अगर उस दिन अथर्व ने मुझसे शादी नहीं की होती तो आज ना मैं जिंदा होती और ना ही पापा। क्या अथर्व को पहले से ही पता था कि राहुल कैसा है और उसने मुझे उससे बचाया? सभी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं, लेकिन एक बात थी जो बदल रही थी, वो था ईशानी के मन की अथर्व के लिए एहसास।
ईशानी अपने ख्यालों में थी कि उसे अथर्व की उस हाथ जिसे उसने पकड़ रखा था उसमें हलचल महसूस होती है। वो देखती है कि अथर्व को होश आ रहा है तो वो जल्दी से नर्स को बुलाकर अथर्व को चेक करने के लिए अपना सामान मांगती है। जब वो चेक करती है तो उसे अथर्व अब सही मिलता है। उसके दिल को राहत मिलती है। तभी निशा, अखिल और वाणी की साथ अंदर आती है। सभी की आंखें नम थी। अथर्व को ऐसे देखकर वाणी ईशानी के पास आकर पूछती है, वाणी, मम्मा, बड्डी को क्या हो गया? ईशानी, बेटा, आपके बड्डी को थोड़ी सी चोट आई है लेकिन आपके बड्डी अब ठीक है, बस थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। निशा, ईशु भाई, ईशानी, तेरे भाई ठीक है, चिंता मत कर। तभी सभी को एक आवाज़ आती है, जब डॉक्टर ऐसी हो तो ठीक होना ही पड़ता है। सब देखते हैं तो अथर्व को होश आ गया था। वो सभी की ओर देखकर बोलता है, निशा, भाई आप ठीक हो ना? अथर्व, हाँ मैं ठीक हूँ। ईशानी की ओर देखकर, मिस्टर कपूर कैसे हैं? ईशानी नजरें नीचे किए हुए, अब ठीक है लेकिन आपको ज़्यादा चोट आई है। अथर्व, क्या करूँ, मेरी बीवी के पुराने आशिक ने सारा गुस्सा जो निकाल दिया। अखिल, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो अकेले 10 से ज़्यादा पर भारी है, तो ये सब कैसे हुआ? राहुल इतना पावरफुल तो नहीं है। अथर्व, हाँ लेकिन कोई और है जो छुपकर वार कर रहा है। अखिल, कौन है वो? अथर्व, जल्दी ही पता चल जाएगा। ईशानी, अखिल प्लीज, अभी इनकी हालत ठीक नहीं है, आप बाद में बात कीजिएगा। और निशा, वाड़ी को घर ले जा, उसे इन्फेक्शन हो सकता है। निशा, ठीक है, बोलती है। सभी चले जाते हैं। ईशानी भी अथर्व को रेस्ट कर बोलकर जाने को होती है। तभी अथर्व झटके से उसे अपने पास खींच लेता है, जिससे ईशानी अथर्व की चेस्ट पर गिर जाती है। अथर्व ईशानी की कमर को अपने एक हाथ से होल्ड कर लेता है और एक हाथ से उसके बालों को कान के पीछे करके बोलता है, इतनी जल्दी क्या है डॉक्टर? ईशानी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको चोट लगी है? और छोड़िए मुझे। अथर्व, हाँ चोट मुझे लगी है लेकिन आंखें तुम्हारी क्यों नम है? कहीं मेरी दर्द से तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही है? ईशानी, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको सॉरी बोलना था। मैंने बिना जाने आपको इतना सब कुछ बोल दिया। आई एम सॉरी। अथर्व, मुझे ये सॉरी नहीं चाहिए। ईशानी, तो फिर? अथर्व, अगर तुम मुझे किस कर दो तो मैं मान जाऊँ। ईशान, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अतः तो मुझे भी नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी। ईशानी हार मारकर ओके बोलती है और अथर्व की गालों पर किस कर देती है। अथर्व का मुंह ऐसे बन जाता है जैसे किसी ने डेयरी मिल्क बोलकर लॉलीपॉप थमा दिया हो। अथर्व, ये क्या था? ईशानी, जो आपने बोला। अथर्व, अपनी आंखें छोटी करके, मैं तुम्हें बारी दिखाई दे रहा हूँ? आई एम योर हस्बैंड, तो एक अच्छी वाइफ की तरह किस करो, लिप टू लिप। ईशानी अपनी आंखें बड़ी करके, दिमाग ठीक तो है आपका? कुछ भी बोले जा रहे हैं। और छोड़िए मुझे, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अतः मैं नहीं छोड़ने वाला जब तक मुझे मेरी लिप टू लिप किस नहीं मिल जाती। और मुझे बस एक गोली लगी है और एक छोटी सी गोली में इतनी औकात नहीं है कि वो अथर को कमज़ोर कर सके। अगर विश्वास नहीं है तो चेक कर लो, लेकिन अगर तुम शर्मा रही हो तो मैं खुद कर लेता हूँ। ये बोल वो उसके होठों की ओर बढ़ने लगता है। ईशानी अपनी आंखें बंद कर लेती। अथर्व उसके होठों को छूने ही वाला था कि बार का डोर एक झटके से खुलता और अखिल आकर बोलता है, अथर्व, वो इसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं और आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो जल्दी से पीछे मुड़कर बोलता है, मैंने कुछ नहीं देखा। ईशानी जल्दी से खुद को छुड़ाकर भाग जाती है। ईशानी के जाने के बाद अखिल अथर्व की तरफ देखता है तो उसका गला ही सूख जाता है, क्योंकि अथर्व उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। अखिल एक नकली हंसी हंसकर बोलता है, अखिल, देख भाई, गुस्सा मत कर। और ये कोई जगह तो है नहीं रोमांस की, ये हॉस्पिटल है। तभी उसके मुंह पर एक तकिया लगता है और वो वहीं गिर जाता है। तभी उसे दो लोगों की हंसने की आवाज़ आती है। अखिल पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे बाड़ी खड़ी होती है, जो उसे गिरा हुआ देखकर जोर जोर से हंस रही होती है। बाड़ी अखिल के पास आकर बोलती, अंकल क्या हुआ, आप गिर क्यों गए? अखिल कुछ बोलता उसके पहले ही अथर बोलता है, वो क्या है ना बेबी, आपके अंकल की आंखें ख़राब हो गई हैं, उनका दिमाग में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए वो देख नहीं पा रहे हैं, कहीं भी घुस आते हैं, कहीं भी गिर जाते हैं।
बाड़ी को लगता है कि अथर्व सही बोल रहा है, इसलिए वो अपनी टिमटिमाती आंखों से एक बार अखिल को देखती है, फिर उसको बोलती है, अंकल आप ना मम्मा से इलाज कर लो, मेरी मम्मा बहुत अच्छी डॉक्टर है, वो आपका भी इलाज कर देंगी। अखिल को समझ नहीं आता है कि वो किसे मम्मा और क्यों कह रही है, क्योंकि अभी तक तो ये बात उसके सामने आई नहीं थी कि बाड़ी ईशानी को माँ बोलती है। तो वो उसको देखकर बोलता है, आपकी मम्मा कौन? बाड़ी अपने हाथों को अपने सर पर मार कर कहती है, ओहो अंकल, आपको कुछ भी नहीं पता। आपको नहीं पता ईशानी मम्मा मेरी मम्मा है? अखिल अथर्व की तरफ देखकर बोलता है, ये कब हुआ? अथर्व की बात का बिना कोई ध्यान दिए अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। कुछ देर बाद ईशानी उसके जब रूम में आती है तो देखती है कि अथर्व दवाइयों के असर से सो रहा है, तो वो भी उसे अच्छे से चादर उठाकर वहाँ से चली जाती है। शाम को जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि निशा और अखिल बाड़ी के साथ उसके वार्ड में मौजूद हैं। अथर्व अखिल से बोलता है, बात करके मेरा डिस्चार्ज करो, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है। अथर्व की बात पर अखिल बोलता है, तू जानता है तुझे गोली लगी है, अभी तेरे एक हाथ से काम नहीं करेगा और तुझे रेस्ट की ज़रूरत है, और फिर भी तू घर जाना चाहता है। तभी ईशानी भी वहाँ आ जाती है। उसे देखकर अथर्व बोलता है, मैं अब ठीक हूँ, और रही बात रेस्ट करने की तो मैं घर पर भी रेस्ट कर सकता हूँ, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है, और डॉक्टर जब खुद मेरी वाइफ है तो मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है, और बहुत अच्छे से जानती है कि मेरा इलाज कैसे और कब करना है। ये बोलकर वो ईशानी की तरफ देखकर अपनी आई विंग करता है, जिससे ईशानी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अखिल बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में उसका डिस्चार्ज पेपर लेकर चला जाता है। कुछ ही देर में वो सब अथर्व की विला पहुँच जाते हैं। ईशानी और अखिल अथर्व की मदद करते हैं उसके रूम में जाने के लिए। तो मुझे गोली कंधे पर लगी है, मेरे पैरों में नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ। उसके बोलने पर ईशानी और अखिल दोनों ही उसे छोड़ देते हैं, लेकिन वो ईशानी की कमर पकड़कर फिर से सटा लेता है और बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे रूम में पहुँचाने में हेल्प नहीं करोगी? तभी ईशानी बोलती है, अभी तो आपने कहा कि आप अकेले जा सकते हैं। हल्की स्माइल के साथ बोलता है, वो सब अखिल के लिए किया था, और रही बात तुम्हारी, तो तुम तो मेरी वाइफ हो और तुम्हें भी वहीं जाना है, तो चलो। ये बोल वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ मानो गुस्से से बैठा होता है। उसके सामने राहुल भी होता है, जिसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि अथर्व ने उसकी जमकर कुटाई की है, लेकिन मानो कि आदमी उसे बचा कर ले आए थे। राहुल मानो क्यों देखकर कहता है, थैंक यू मिस्टर मानो, मुझे बचाने के लिए। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तभी उसके कानों में मानो की ओर कोल्ड वॉइस सुनाई देती है, जो कहता है, मैं भूलने भी नहीं दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना फ्री हूँ जो तुम जैसे लोगों की जान बचाता फिरूँ, जब तक मेरा कोई अपना मतलब नहीं है? राहुल समझ जाता है कि मानो उसे ज़रूर कुछ चाहता है, इसलिए वो बोलता है, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? राहुल की बात सुनकर मानो एक डेविल स्माइल लिए उसे देखा और बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिमाग भी है। राहुल कहता है, कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बोलिए। अगर तुम्हारे दिमाग होता तो तुम अथर्व से पंगा नहीं लेते, ये जानते हुए भी कि जिस आदमी ने तुम्हें किडनैप किया और उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए किडनैप कर उसे मारने की कोशिश की, वो अथर्व के फादर इन लॉ है। मुझे लगा था कि वो अथर्व की कोई पर्सनल जल्दी से, जिसकी वजह से उसने ईशानी से शादी किया, उससे बदला लेना चाहता है। मुझे नहीं पता था कि वो उसे वहाँ बचाने चला आएगा। यही तो गलती कर दी तुमने। तुमने बिना पूरी बात जाने ही उसके काम में हाथ डाल दिया। राहुल जानता था कि उसने गलती की, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता है। मानव की ओर देखकर थोड़ी देर बाद बोलता है, आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे उस अथर्व को बर्बादी चाहिए, वो भी हो जाएगी। फिर वो दोनों अपने कुछ प्लान को डिस्कस करने लगते हैं। दूसरी ओर अथर्व को ईशानी कमरे में लेकर आती है, उसे बेड पर बिठाती है, और जब जाने लगती है तो अथर्व उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, कहाँ जा रही हो? ईशानी कहती है वो शावर लेने जा रही है, तो अथर्व भी कहता है कि मुझे भी शावर लेना है। ईशानी कहती है, अभी आप शावर नहीं ले सकते हैं, अगर आपकी चोट पर इम्पैक्ट पड़ेगा और उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। तो बोलता है, वो बिना शावर लिए नहीं रह सकता है। तो ईशानी बोलती है, एक काम कर सकते हैं,
आप स्पंज बाथ ले लीजिए। अथर्व को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। उसे लगता है कि ईशानी ये बात देगी, लेकिन कुछ देर में उसके सारे अरमानों पर ईशानी ने पानी फेर दिया था। ईशानी ने एक मेल सर्वेंट को अथर्व को बात देने के लिए भेज दिया था। अथर्व अपने सामने खड़े उस मेल सर्वेंट को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। उसकी नज़रों में गुस्सा देखकर वो मेल सर्वेंट भी कांप रहा था। कुछ देर में वो सर्वेंट भागते हुए ईशानी के पास आता है, हाथ जोड़कर कहता है, मैम मुझे ये नहीं होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा, ये किसी भी सर्वेंट से नहीं होगा, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। ईशानी को कुछ समझ नहीं आता है तो वो अपने कमरे की ओर जाती है। अथर्व से जाकर बोलता है, ये क्या किया आपने? उसे डराकर क्यों भगा दिया? वापस कौन देगा आपको बात? उसे गुस्से में देखता है, फिर उसे खींचकर अपनी गोद में बिठाकर बोलता है, तुम्हारे रहते मुझे कोई और बात क्यों देगा? तुम हो ना मेरी वाइफ, मुझे बात देने के लिए। अथर्व की बातें सुनकर ईशानी की आंखें बाहर आ जाती हैं और वो कहती है, मैं ऐसा नहीं करने वाली, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अथर्व कहता है, अपनी वाइफ से कैसी शर्म? क्या ईशानी देगी अथर्व को बात? और क्या प्लान बनाया है मानव और राहुल ने? क्या वो दोनों अथर्व ईशानी को अलग करने में कामयाब हो जाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।